आज के पढ़ाई में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का शासन स्थापित होता है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये बहुसंख्यक क्या होता है और अल्पसंख्यक क्या होता है। तो बहुसंख्यक वैसे व्यक्ति जो भाषा, नस्ल, धर्म, जाति के आधार पे किसी भी देश में या किसी भी स्थान पे अधिक संख्या में होता है, उसे हम बहुसंख्यक कह के इंगित करते हैं। और वैसे व्यक्ति जो किसी भाषा, नस्ल, जाति, धर्म के आधार पे कम संख्या में होता है, उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। तो हमने बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक को समझा। अब हम जानते हैं कि ये बहुसंख्यकवाद क्या होता है। बहुसंख्यक से ही बना है बहुसंख्यकवाद। तो बहुसंख्यकवाद का मतलब होता है कि किसी भी देश में एक वैसी मान्यता हो कि इस देश में जो भी व्यक्ति, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या धर्म के आधार पे हो या जाति या नस्ल के आधार पे हो, अधिक संख्या में है, उसी का शासन होना चाहिए और उसके द्वारा जो शासित व्यवस्था हो उसमें अल्पसंख्यकों की जरूरत और उसकी इच्छाओं को नजरअंदाज कर दिया जाए, वैसी व्यवस्थाओं को बहुसंख्यकवाद की व्यवस्था कहा जाता है। तो कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था थी श्रीलंका में, जिसमें कि जो वहाँ पे जिस भाषा के लोगों की संख्या ज़्यादा था उसका शासन स्थापित होता है और श्रीलंका में जो अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं उनके इच्छाओं और उनकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जाता है, जिसे हम लोग इस पॉइंट के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आबादी। श्रीलंका में किस वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा थी? तो वहां पे भाषा के आधार पे लोगों के बीच में मतभेद होता है और इस प्रकार से आप देखिएगा कि वहां पे एक सिंघली होते हैं, सिंघली भाषी। ये सिंघली भाषी लोगों की संख्या 74% है और वहां पे जो तमिल भाषी के लोग थे उनकी संख्या 18% था। बाकी जो लोग थे वहां पे भारतीय तमिल थे, मुसलमान थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुख्य रूप से सबसे ज्यादा संख्या वाले जो लोग थे वो सिंघली भाषी थे। उसके बाद जो दूसरा संख्या के लोग थे वो तमिल भाषी लोग थे। अब अगला बात हम लोग जानते हैं भाषा। तो हमने देखा कि ये जो है सिंघली, वो सिंघली भाषा बोलते थे, इन लोगों की भाषा थी सिंघली, और ये जो 18% लोग थे उनकी भाषा तमिल थी। तो भाषा के आधार पर दोनों में मतभेद था। अब अगला बात आता है धर्म। अब धर्म में भी दोनों में अंतर हो गया था। ये जो सिंघली भाषी लोग थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे, उनके नजर में बौद्ध धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धर्म था। तमिल भाषी जो लोग थे वो हिंदू धर्म को मानते थे। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि दोनों के धर्म में भी अंतर हो जाता है। अब देखिए तमिलों के राजनीतिक अधिकार का हनन। अब देखिएगा कि श्रीलंका जो है वो 1948 में एक स्वतंत्र देश बनता है। अब स्वतंत्र होने के बाद वहां पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित होता है और उस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुसंख्यक वर्ग का शासन स्थापित होता है, अर्थात इस सिंघली का शासन स्थापित होता है। सत्ता पे जो अधिकार होता है वो सिंघली भाषी का अधिकार हो जाता है। अब ये सिंघली भाषी के जो लोग होते हैं वो अपने सत्ता का प्रयोग कहिए या फिर दुरुपयोग करके इस अल्पसंख्यक वर्ग जो तमिल वर्ग थे इनके सभी अधिकारों को वंचित करने लगते हैं। जैसे शासन व्यवस्था में भी अधिकार होना चाहिए, उससे वंचित कर देते हैं। राजनीतिक वर्ग में उनका कोई सीट आरक्षित नहीं देते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि शिक्षा के क्षेत्र में उसे कोई आरक्षण नहीं मिलता है, रोजगार के क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं मिलता है। आगे आप देखिएगा कि सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना। अब देखिएगा कि अपने राजनीतिक सत्ता का दुरुपयोग करके ये सिंघली भाषी लोग जो होते हैं वो 1956 ईस्वी में सिंघली को श्रीलंका का एकमात्र राजभाषा घोषित करते हैं, जिससे तमिल वर्गों का
उपेक्षा हो जाता है, ये लोग अपने आप को वंचित महसूस करने लगते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि वहाँ का जो विश्वविद्यालय है उसमें नामांकन की प्रक्रिया होती है, हमारे देश में भी नामांकन की प्रक्रिया होती है बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसमें भी जो सिंगली भाषी लोग हैं उसको प्राथमिकता दिया जाता है। रोजगार किसी प्रकार का वहाँ जो आता है उसमें भी सिंगली भाषी को प्राथमिकता देती है। हर तरह से चारों तरफ से देखिएगा कि ये तमिल भाषी लोगों का उपेक्षा किया जाता है। इस प्रकार से ये तमिल भाषी लोगों के बीच में एक असंतोष का भाव उत्पन्न होता है, एक कुंठा का भाव उत्पन्न होता है, जिसे आप अगला पॉइंट में दे सकते हैं कि अल्पसंख्यकों में असंतोष का उत्पन्न होना। और इसमें आप लिखिएगा कि कई प्रकार के प्रताड़नाओं और शोषण और अधिकार से वंचित करने के कारण इन अल्पसंख्यकों वर्ग में तमिल भाषी लोगों में असंतोष उत्पन्न हुआ और वो आपसी वैमनस्यता को पैदा करने लगे। इस प्रकार से अल्पसंख्यक वर्ग क्या किया, 1976 ईस्वी में आकर के LTTE पार्टी का गठन करता है। अपने अधिकारों के मांग के लिए किसी पार्टी का होना जरूरी होता है। तो इसी से जो बहुसंख्यक वर्ग तमिल भाषी लोगों का वहाँ पे शोषण कर रहे थे, तो अपने अधिकार की मांग के लिए, अपने अधिकार की आवाज उठाने के लिए उन्होंने LTTE पार्टी गठित किया। इस पार्टी के नाम का फुल फॉर्म होता है द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम पार्टी के द्वारा, जिसका प्रमुख होता है प्रभाकरन, अपनी आवाज उठाया जाता है तमिल भाषी लोगों के द्वारा कि हमें भी राजनीतिक क्षेत्र में, सत्ता के क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए, हमें भी हमारी भी भाषा की एक अपनी पहचान हो, हमें भी रोजगार में अधिकार मिले, हमें भी शिक्षा व्यवस्था में अधिकार मिले। लेकिन इनके बातों को अनसुना कर दिया जाता है। अंततः 1983 से 2009 तक एक गृह युद्ध जैसा माहौल हो जाता है और ऐसा गृह युद्ध वहां पे छिड़ता है जो खूनी संघर्ष के रूप में होता है। कभी भी किसी भी समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय को मारने की सोच उत्पन्न हो जाती है और अनेकों लोगों की जान इस खूनी गृह युद्ध में चला जाता है। इस प्रकार से अंततः आप कहिए कि 2009 में फिर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जिससे ये संघर्ष समाप्त हो गया? हुआ कुछ नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि इस तमिल वाले को न्याय मिल गया। बस हुआ ये कि ये जो तमिल वाले के जो नेता थे प्रभाकरन, उनकी मौत हो जाती है और अंततः इस गृह युद्ध पे रोक सा लग जाता है। लेकिन अभी तक इन तमिल लोगों को वहां पे अधिकार नहीं मिला है और अभी भी अंदरूनी क्लेश दोनों वर्गों में बना हुआ है, जिससे हमेशा देश के अंदर अशांति का माहौल रहता है, असुरक्षा का माहौल रहता है, विकास संभव नहीं हो पाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि ये बहुसंख्यकवादी व्यवस्था जहां स्थापित होता है वहां किस प्रकार का हानि ही हानि होता है, जिसे हम लोग आगे जाकर के अगला वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।